नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टिप्स पे। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे बिहार बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे जो मॉडल पेपर जारी किया है उसके सारे सॉल्यूशन के बारे में। तो देखिए इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज से पहले के जो भी एग्ज़ाम होते थे उसमें आपको 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें से 35 का जवाब देना होता था। ठीक है, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ है। इस बार 70 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा कि 35 में अगर हम 40-45 बना देते हैं तो हमको कैसे उसमें नंबर दिया जाएगा। तो देखिए आपको होगा शुरू से 35 गो गिन के क्वेश्चन जो सही है उसका सही या गलत है, शुरू से 35 क्वेश्चन गिन के ही चेक किए जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपका चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो शुरू से 35 नंबर क्वेश्चन तक जो होगा आपका चेक किया जाएगा, बाकी आप कितनों बनाए हैं उस पर चेक नहीं किया जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें और क्या क्या दिया गया है। इसमें और दिया गया है कैंडिडेट को अपने भाषा में उत्तर देना है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, 15 मिनट आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाएगा। 70 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सीधे हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ से आपको OMR शीट पे होगा, ये सब लोगों को पता है। चलिए क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। आवेशित समतल चालक के नज़दीक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? आवेशित समतल चालक के बीच। तो आवेशित समतल चालक के बीच विद्युत क्षेत्र होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहाँ पे σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा बराबर होता है Q/A। सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी होता है। चार्ज डेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है? Q/A हो जाता है। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे और सारे कंसेप्ट यहाँ से क्लियर करते चले जाएंगे एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत क्षेत्र E और विद्युत विभव V के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? इसमें कौन सा संबंध सही है वो पूछ रहा है। तो देखिए E बराबर क्या होता है? -dV/dr होता है। कैसे निकलेगा? तो अब V बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता है, और E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R होता है, सॉरी Q1 Q2/R स्क्वायर होता है। दोनों को डिवाइड करके और डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा R के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यू आ जाता है E बराबर -dV/dr। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता होगी। 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता इसमें पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शन फैराड में दिए गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, गोलीय चालक की विद्युत धारिता क्या होती है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है, हम लोग जानते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 1/9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। अब माइक्रो फैराड में दिया हुआ है, कैपेसिटी का यूनिट फैराड होता है, तो 10⁻+9 से गुना कर देंगे माइक्रो में आंसर लाने के लिए। अब बट्टा में इंटू R होता है, R का वैल्यू कितना है? 9 किलोमीटर इंटू 9 किलोमीटर। 1 मिनट रुक जाइए, हम फिर से सही से करके बता रहे हैं आप लोगों को। इसका वैल्यू हो जाता है 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा, इंटू 10 सॉरी, हाँ तो चलिए देखिए इसका फार्मूला क्या होता है? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/9 1/9 गुने 10⁻9 हो जाएगा। अब गुने हो जाएगा, इसको माइक्रो में लाना है, तो माइक्रो में 10⁻6 से गुना कर देंगे। ठीक है, और रेडियस का वैल्यू कितना है? 9 किलोमीटर, इसको मीटर में बदल देंगे तो कितना? 9000 हो जाएगा। 9000 हो जाएगा। ठीक है, 9000। अब इसको क्या करना है? 10⁻9 है, 10⁻6 है, तो 10⁻6 से 6 गया, 3 बचा, ये 3 से 3 गया, 9 से 9। इसका आंसर 1 माइक्रो फैराड हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 1 माइक्रो फैराड। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 माइक्रो फैराड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता होती है। धारिता क्या होती है? C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू A/D होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू A इंटू K/D हो जाएगा, या फिर A आंसर हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A/D हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मीडियम एप्सिलॉन R मीडियम एक दिया गया है, जिसमें एप्सिलॉन R उसका क्या है? परमिटिविटी है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन देखते हैं।
गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G और वोल्टमीटर का प्रतिरोध V के बीच निम्नलिखित में कौन संबंध होता है। देखिए इसमें अगर G और V के बीच संबंध पूछा है, कहीं G V और A के बीच में भी संबंध पूछ देता है, तो जान लीजिए इसका संबंध होता है V इज ग्रेटर देन G इज ग्रेटर देन A, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रतिरोध वोल्टमीटर का, तब गैल्वेनोमीटर का, तब एमीटर का होता है, यानी कि A सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको वोल्टमीटर और एमीटर के बीच भी संबंध पूछ सकता है। चलिए आपको कैसा लग रहा है कंसेप्ट के साथ डिस्कस, हम कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन सा है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा इनमें से कौन सा है। तो इसका व्यवहारिक ढांचा मीटर ब्रिज की तरह होता है। समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, ये समझते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। देखिए इसका बनावट इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है, और बीच में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर G लगा होता है, ठीक है। इसमें अगर ये P Q R S है और ये R S है, ये बैलेंस कंडीशन में जब आता है तो P बटे Q इज इक्वल टू R बटे S होता है, जहाँ पर G को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या मीटर ब्रिज के आधार पर काम करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर कहता है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो इस पदार्थ की प्रकृति पर। लेकिन देखिए इसमें जो दिया गया है, अगर इनमें से सभी आंसर रहता तो भी सही होता, लेकिन इनमें से सभी नहीं दिया गया है, तो पदार्थ की केवल प्रकृति पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किरचॉफ के बिंदु नियम में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में कौन सा क्वांटिटी कंजर्व रहता है। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट लॉ दिया गया है, मतलब प्रथम नियम। पॉइंट रूल दिया गया है, मतलब प्रथम नियम, ठीक है। बिंदु नियम दिया गया है, मतलब प्रथम नियम। और आप लोगों को पता है प्रथम नियम में जो है, प्रथम नियम में क्या चार्ज जो होता है, प्रथम नियम में चार्ज कंजर्व्ड होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि इसके सेकेंड नियम में लूप रूल में जो है क्या कंजर्व रहता है। तो लूप रूल में एनर्जी कंजर्व्ड रहता है। लूप रूल में क्या एनर्जी कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। इलेक्ट्रॉन की गति धारावाही चालक के अंदर क्या होती है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके आंसर हम अगले वीडियो में या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बता देंगे। आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो देखिए हम लोग जानते हैं P बराबर VI होता है। P बराबर VI होता है। अच्छा, P बराबर I स्क्वायर R भी होता है, या फिर P बराबर V स्क्वायर बाई R भी होता है। तीनों होता है। तीनों में से कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए सी आंसर में है V स्क्वायर बाई R दिया हुआ है, तो V स्क्वायर बाई R हो जाएगा आंसर। सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश बल के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप लोग को लग रहा है कि बहुत तेज़ी से हम बोल रहे हैं, तो हाँ, आप लोग का समय हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बहुत तेज़ी से सारा क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। और आप लोग समझिए हम कंसेप्ट के साथ करवा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा F बराबर Q इंटू V क्रॉस B होता है। F बराबर Q इंटू V क्रॉस B होता है। V क्रॉस B होता है ना, Q इंटू V क्रॉस B, या फिर Q V B साइन थीटा है बराबर Q V B साइन थीटा होता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो जाता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक टेस्ला हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध हो उसका शक्ति का गुणांक क्या होगा, ठीक है। जिसमें सिर्फ प्रतिरोध हो जाएगा तो R बटा D हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, R बटा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। एल क्या होता है, इम्पीडेंस होता है, ठीक है। एल क्या होता है, इम्पीडेंस होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस होता है R बटा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अगर इस अगला आप लोग जरूर कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा कि अगला वीडियो जो बनाए उसमें इस तरह एक्सप्लेनेशन करें, या फिर डायरेक्ट सीधे आंसर बताते हुए आगे बढ़ेंगे। और आपको जो भी इसमें आंसर बताए गए हैं वो 100% ट्रू है, ठीक है। 100% सही आंसर आप लोगों को बताए गए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान क्या होता है, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ रहा है IRMS का वैल्यू क्या होता है। IRMS का वैल्यू होता है I0 अपॉन √2, जहाँ पे I0 जो होता है पीक वैल्यू होता है, तो यानी शिखर मान, धारा का शिखर मान बटा √2, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, शिखर
धारा का शिखर मान बटा √2, सी आंसर हो जाएगा। जहाँ पे आई नॉट बराबर क्या होता है, आई साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई नॉट बराबर आई साइन ओमेगा टी होता है। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई एल एम और ज्यामितीय लंबाई एल जी, यानी कि चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई के बीच संबंध क्या होता है। तो देखिए इसमें संबंध हो जाता है आपको, इसमें संबंध जो हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर में एल एम बराबर हो जाता है 5/6 एल जी, ठीक है। एल एम बराबर 5/6 एल जी, ठीक है। इसमें एल जी अगर हम, ऐसा ऑप्शन किसी में एल एम में नहीं दिया हुआ है, तो एल जी अगर हम निकालते हैं तो 6/5 एल एम हो जाएगा, 6/5 एम एम, तो ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और सिग्मा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि बी एच बराबर क्या होता है, बी कॉस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है नमन कोण। तो बी बराबर क्या, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कॉस थीटा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इसमें पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा बी एच अपॉन कॉस थीटा। एक मिनट रुक जाइए, आपको सही से बता रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी बराबर बी एच अपॉन कॉस थीटा, बी एच अपॉन कॉस थीटा, बी एच अपॉन थीटा की जगह कॉस लेमडा रख देंगे। इसका क्या आंसर हो जाएगा, हो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होती है, चुंबकन तीव्रता की इकाई क्या होती है। 17 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो चुंबकन तीव्रता बराबर क्या होता है, आई अपॉन एल होता है, आई एम्पियर बटा एल का मीटर हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर कितना, सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चुंबकीय तीव्रता क्या होता है, आई अपॉन एल, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई अपॉन एल होता है। चुंबकन तीव्रता ए बटा एम्पियर पर मीटर आंसर हो जाएगा। इसका डायमेंशन पूछेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, एम्पियर करंट का आई टी एल इनवर्स, ठीक है, आई टी एल इनवर्स हो जाएगा। चलिए 17 नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय यामोत्तर क्या है, चुंबकीय यामोत्तर क्या है, तो एक क्षैतिज तल होता है। चुंबकीय यामोत्तर आप लोग मैग्नेटिक मेरिडियन पढ़े होंगे, वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ठीक है। मैग्नेटिक में, और ये एक और होता है, क्या कहते हैं उसका नाम दिमाग में नहीं आ रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। सामान्य समायोजन के श्रम सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या हो जाता है, मैग्नीफाइंग पावर 1+D/FE। FE क्या होता है, FE जो होता है उसका फोकस हो जाता है, ठीक है। तो 1/D+F, ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर, सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी लगभग कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तु को आप देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तु को आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपको दूरदृष्टि दोष हो गया, ठीक है। अगर ज़्यादा दूर स्थित वस्तु को नहीं आप देख पा रहे हैं तो आपको निकट दृष्टि दोष हो गया। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है तथा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, हीरा का क्रांति कोण 24.41 डिग्री होता है, ठीक है। हीरा का क्रांति कोण 24.41 डिग्री होता है। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संपर्की उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होगा। देखिए उत्तल लेंस को इसका समतुल्य लेंस क्या होगा, इसको देखिए अच्छे कंसेप्ट की तरह समझिए। उत्तल लेंस इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। जब इसको समतुल्य में रखेंगे तो उत्तल लेंस ही बनेगा। कैसे बनेगा तो जानिए, इसका फोकस दूरी क्या होगा, F1 × F2 बटा F1 + F2, ठीक है। F1 + F2 होगा। जब इसको फोकस दूरी पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव जब आएगा, जब इसका फोकस दूरी 22 नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी जब पॉजिटिव आ गया तो क्या अभिसारी होगा, अभिसारी होगा मतलब उत्तल लेंस होगा। जब फोकस दूरी पॉजिटिव हो जाएगा तो अभिसारी होगा, अभिसारी होगा तो उत्तल लेंस ही बनेगा, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाशित तंतु का मूल सिद्धांत है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग को सारा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन जो मॉडल पेपर में दिया गया है वो आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन सेम उसी तरह हूबहू उठा के पूछ दे। तो इसके अगल बगल चारों तरफ बाउंड्री में जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो सब हम बताते चल रहे हैं ताकि आपको पता चल सके। आपको कोई भी सजेशन देना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और आपको अगर एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी प्रकार का सलाह लेना हो तो
आप अपने नंबर कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी pk372871@gmail.com पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम ज़रूर आपका रिप्लाई दिया जाएगा। या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई सलाह लेना हो, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सलाह लेना हो, तो आप अपने नंबर को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको सजेशन जो भी देना हो हमको वो कमेंट बॉक्स में करके दे सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, हम लोग कितना 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे ना, नहीं 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाशीय तंतु का मूल सिद्धांत क्या होता है? प्रकाशीय तंतु जो होता है वो एक ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो एक फाइबर की तरह ही बना होता है, रेशेदार यानी पटुआ की तरह उसमें अंदर में रहता है। उसमें होता क्या है, जब आप नीचे से प्रकाश दीजिएगा तो प्रकाश ऐसे 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 होते हुए ऊपर निकलता है। जब ऊपर निकलता है तो जितना तेज प्रकाश यहाँ, जितना इंटेंसिटी यहाँ होता है उतना ही इंटेंसिटी से यहाँ भी ऊपर भी उतना ही इंटेंसिटी से वह निकलता है। ठीक है, उतना ही इंटेंसिटी से वह ऊपर भी निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है, TIR के कारण जो होता है, प्रकाश तंतु में प्रकाश बाहर आता है। ठीक है, अब जानते हैं TIR क्या होता है। जब किसी प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब प्रकाश को विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजा जाता है, सघन से विरल में जब भेजा जाता है, सघन से विरल में भेजा जाता है, तो उसमें क्या होता है, आपतन कोण का मान जो होता है क्रांति कोण के मान से ज़्यादा होना चाहिए, तब क्या होता है, पूर्णांतिक परावर्तन होता है। सघन से विरल में जाना चाहिए तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा होता है, तो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्णांतिक परावर्तन होता है। प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत पूर्णांतिक परावर्तन ही होता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी वही 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में पूछ दिया तो 0.25 मीटर। ठीक है, 0.25 मीटर। ठीक है, चलिए 24 के बाद 25 नंबर। यहाँ पे जो भी आपको आंसर बताया जा रहा है 100% सही आंसर है। 25 नंबर, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए कैसे बनता है हम उसके बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा जब बारिश होता है तो बादलों से पानी की बूंदें छोटी छोटी आकार में गिरती है। जब छोटे छोटे आकार पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश अपने अन्य रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, 25 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। एक मिनट, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? कांच के अपवर्तनांक अधिक किस रंग के लिए होता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर फॉर विच वन ऑफ द कलर। ठीक है, विच कलर ऑफ द लाइट। ठीक है, तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य किसका होता है? सबसे ज़्यादा जो है तरंगदैर्ध्य हो जाता है आपको, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होता है लाल का, और सबसे कम होता है बैगनी का, नीला का। सबसे कम किसका होता है? नीला का। तो नीला, जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगा उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए अपवर्तनांक जो होता है वह सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक नीला का होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 27 नंबर का, विनाशकारी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर होता है। द पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, 2n+1 इंटू λ/2। 28 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति को निम्नलिखित में कौन घटना पुष्टि करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना कन्फर्म्स द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसमें अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति को कौन पुष्टि करता है? तो पोलराइजेशन, क्या कहते हैं उसको, पोलराइजेशन जो होता है, ध्रुवीकरण जो होता है, उस घटना को, तरंग प्रकृति की घटना को पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण ही पुष्टि करता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने उन दोस्तों के पास जरूर भेजें जो 12th में पढ़ रहे हैं। इससे हमको नई ऊर्जा मिलती है और हमारी कोशिश होती है कि हर एक आगे आने वाले वीडियो में हम अपना बेस्ट दे सकें। तो आप लोग का अपने तरफ से यही मोटिवेशन होता है हमारे लिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए, जो भी आपके डाउट होते हैं वो कमेंट जरूर करें, या फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट सजेशन लेना हो तो अपने नंबर कमेंट में कर दे। ठीक है, हम उस पर बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर कमेंट में करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है,
चलिए 29 नंबर देखते हैं। अवरोध के कारण किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? अवरोध के कारण बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं बाबू। विवर्तन इसी को कहा जाता है, डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, डिफ्रैक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चांदी का कार्यफलन होता है। चांदी का कार्यफलन पहले समझिए, वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन जो होता है, किसी सब्सटेंस से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसको वर्क फंक्शन यानी कि कार्यफलन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे चांदी से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगता है उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। एनर्जी का ही ऐसा यूनिट क्या होता है? यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऐसा यूनिट नहीं, ऐसा यूनिट जूल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसी का यूनिट होता है। ठीक है, तो इसमें 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा लगती है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है? प्लांक नियतांक E बराबर हम लोग क्या जानते हैं? E बराबर होता है Hc/λ। यहाँ पे H जो होता है वही प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू होता है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। सी हो जाएगा सही आंसर। सी विल बी द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है। फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है, तो चलिए फोटोन का गतिक द्रव्यमान जो होता है H/c होता है। क्या होता है? H/c। फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है? H/c। यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। अच्छा, यहाँ पे दूसरा अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो लेमडा सी बराबर क्या जानते हैं? एन लेमडा होता है। लेमडा बराबर c/n होता है। यहाँ पे लेमडा का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा? Hc/E हो जाएगा, वो भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? निम्नलिखित में कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पराबैंगनी परिसर में जो हो जाएगा वो लाइमन सीरीज होता है। ठीक है, लाइमन सीरीज पराबैंगनी परिसर में होता है। बामन सीरीज दृश्य में होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दृश्य में होता है, दृश्य विजिबल में होता है। ठीक है, और ये दोनों जो हो जाता है अवरक्त होता है। क्या हो जाता है? अवरक्त हो जाता है, अवरक्त किरणें हो जाता है। ठीक है, अवरक्त किरणें। ठीक है, अवरक्त किरणें हो जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये पराबैंगनी हो जाता है, ये दृश्य हो जाता है, और ये दोनों जो होता है अवरक्त हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है? प्राकृतिक घटना जो है रेडियो एक्टिविटी के लिए उपयुक्त नहीं है। बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन होता है। तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक्स रे होता है। क्या होता है? एक्स रे होता है। और एक्स रे जो होता है जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट से इसको डिराइव किया गया है कि सबसे तेजी से कौन चलता है? तो एक्स किरण चलता है। इसको जीपी थॉम्सन से डिराइव किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जरूर बताएं कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा, और आने वाले वीडियो को हम इसी तरह एक्सप्लेन करके बताएं या फिर डायरेक्ट आंसर बता दें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके ये भी जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो। और आगे आने वाले 70 क्वेश्चन में 35 करवा चुके हैं आप लोग को, तो यही 35 करवाएं या फिर मैथ का करवाएं, या फिर इस 35 को कब करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।